हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ईड्यू ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम BHIE के क्रम में बौद्ध जीवनियाँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम BHIE 144 पे और भी कई वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बौद्ध जीवनियाँ। उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो पे आपको BAG कोर्स की लगभग सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध जीवनियाँ। अतीत की बौद्ध दृष्टिकोण एक अन्य तरीके से भी वर्णित हुआ जो बौद्ध जीवनियाँ कहलाई। बौद्ध दृष्टिकोण से जो लेख लिखे गए उन तरीकों में जो वर्णित हुआ वह बुद्ध की जीवनियाँ थी। इन्हें उनके विचारों को रेखांकित करने वाले व्यक्तिगत आख्यानों के रूप में भी क्रियाशील देखा जाता है। इसमें बौद्ध के विचारों के जो दृष्टिकोण थे उसे प्रकट करने का कार्य किया गया है। उन व्यक्तियों की आंशिक जीवनियाँ भी थी जो बौद्ध धर्म के लिए महत्व रखते थे, साथ ही जो बौद्ध धर्म के उत्थान में अपना योगदान दिए थे उनकी जीवनियाँ को भी सम्मिलित किया गया था। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कार्य किया, तो उसमें बौद्ध ग्रंथों में अशोक के जीवन को और उसकी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। रोमिला थापर के अनुसार जीवनी परक शैली को अपने विषय को ऐतिहासिक रूप में पेश करने की आवश्यकता थी ताकि यह जीवंत लगे। बौद्ध ग्रंथ इस प्रकार से लिखे गए हैं ताकि वह एक इतिहास परक सच्चाई को अपने में उभारे। इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन को अपने ग्रंथों में स्थान दिया। इसका कारण यह था या यह हो सकता है कि उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का राजसत्ता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं था और न ही वहाँ की प्रतिस्पर्धी बौद्ध धर्म प्रतिष्ठा हेतु संघर्षरत थे। हम यह देखें तो जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में जो शासक थे उनकी जीवनियाँ बौद्ध ग्रंथों में हमें दिखती है, पर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है भारत के उसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों में राजसत्ता से संबंध के विषय में से संबंधित शासकों की जीवनियाँ सम्मिलित नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि वहाँ की राजसत्ता से बौद्ध धर्म के अनुयायियों का संबंध घनिष्ठ नहीं था। इस आगे बढ़ देखें तो सामान्य युग की शुरुआत तथा सामान्य युग की शुरुआत सदियों में ऐसी जीवनियों का लेखन आम प्रचलन में आ गया था। जब हम शुरुआती युग की जब प्रथम शताब्दी की बात करते हैं तो उस समय आकर जो जीवनियों पर जो लेखन का कार्य था वह लगभग आम हो चुका था और अनेक मत पंथ के ग्रंथों में हमें जीवनियाँ देखने को मिलती है। बुद्ध की जीवनियों की रचना को इस तथ्य ने प्रोत्साहित किया कि बुद्ध स्वयं में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। बुद्ध जो है स्वयं एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, वह भारत में जन्म लिए, यह इतिहास की एक सच्ची घटना है, तो वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उनके जीवनियों को रचा गया है। न केवल त्रिपिटक साहित्य की बौद्ध की जीवनी से सरोकार रखता था, बल्कि सामान्य युग की शुरुआत में गैर त्रिपिटक साहित्य भी इन विषय वस्तुओं के आसपास विकसित हो रहा था। जैसे बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो जैसे त्रिपिटक है, ये सब बुद्ध की जीवनियों से संबंध रखते थे। सिर्फ त्रिपिटक ही नहीं, जो त्रिपिटक से बाहर के जो भी साहित्य थे वह भी बुद्ध से संबंधित विषयों घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दे रहा था। हमारे पास अवदान साहित्य हैं जो बुद्ध तथा बोधिसत्वों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के महान कार्यों तथा उनकी कथाओं को प्रस्तुत करता है। ऐसे हम देखें तो अवदान साहित्य जो है वह बुद्ध और बोधिसत्व तथा उनके अनुयायियों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के महान कार्यों को अपने कथा में प्रस्तुत करता है।
उन्हें अतीत के भाग के रूप में दिखाया गया है। बुद्धवादन इस तरह का पहला साहित्य है। यह ऐतिहासिक बुद्ध प्रत्येक बुद्धों जिसे बोधि से प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने धर्म, बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध मत का प्रतिपादन नहीं किया, महत्वपूर्ण थेरों तथा थेरियों यानी कि भिक्षु तथा भिक्षुणियों के गौरव का बखान करता है। अवदान एक सुपरिभाषित परिपाटी को अपनाते हैं। अवदान जो है बुद्ध से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे जिन्होंने योगदान दिया, चाहे वो भिक्षु थे या भिक्षुणियाँ थे या थेरवादी जो होते हैं, जो वृद्ध भिक्षु थे, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मत को, सिद्धांत को बखान किया। इस तरह से कह सकते हैं कि अवदान एक सुपरिभाषित परिपाटी में लिखा गया था। वे किसी पूर्व बुद्ध की किसी अतीत के उपासक द्वारा आराधना से शुरू होते हैं। जब दिखता है कि पूर्व काल में या पूर्व जन्म में ही या अतीत में उपासक द्वारा बुद्ध की आराधना की जा रही है, इस प्रकार अवदान प्रारंभ होता है। इसके बाद बुद्ध उस उपासक को पुनः जन्म लेने और उस उपासक द्वारा बुद्ध को पाने का वर्णन करते हैं। इसके बाद उसमें बुद्ध द्वारा उसे पुनर्जन्म लेने और अगले जन्म में वह पुनः उससे मिलेंगे, ऐसा वर्णन करते हैं। अवदान साहित्य में जीवनियों के तत्व हैं, किंतु ये चरित्र साहित्य जीवन चरित्र से थोड़े भिन्न है। ऐसे कुछ बुद्ध कृति है, बुद्ध की जीवनियाँ हैं। तो बुद्ध की जीवनियों पे लिखे कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। ऐसी एक है बुद्ध चरित्र। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र की तिथि पहली सदी या इसके बाद निर्धारित की गई। बुद्ध चरित्र लिखी गई है वो प्रथम शताब्दी के बाद या प्रथम शताब्दी मानी गई है। इससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार जीवनी का उपयोग इतिहास के रूप में किया जाता था। 7वीं 8वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने इसे बहुत लोकप्रिय अध्ययन सामग्री में गिना है। इसमें 17 अध्याय हैं। जो बुद्ध चरित्र है उसमें कुल 17 अध्याय हैं, जिसमें से केवल 13 को अश्वघोष की रचना माना जाता है। 17 अध्याय हैं जिसमें से 13 को अश्वघोष की रचना माना जाता है। बाद के जो 4 हैं वह किसी अन्य लेखक को इसका लेखन का श्रेय दिया गया है। मूल ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी को समाहित किया गया था, किंतु वर्तमान संस्कृत ग्रंथ बुद्धत्व की प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है। एक चीनी अनुवाद के बाद एक अध्याय उपलब्ध है। इस ग्रंथ की विशेषता उच्च गुणवत्ता की दरबारी संस्कृत काव्य शैली है। बुद्ध चरित्र बुद्ध के बोधि प्राप्त करने को इस ग्रंथ में उच्चतम बिंदु के रूप में पेश किया गया है। द्वारा बोधि प्राप्त यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की घटना को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। बुद्ध का क्षत्रिय वंश होना, बिंबिसार का उल्लेख आदि ये सभी ऐतिहासिक चरित्र के रूप में बुद्ध की केंद्रीयता की ओर संकेत करते हैं। जो बुद्ध चरित्र में है उसमें बुद्ध का क्षत्रिय होना, चाहे जो मगध के शासक थे बिंबिसार, उनका उल्लेख, ये सब ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं तथा बुद्ध की केंद्रीयता की ओर संकेत करते हैं। एक बाद की तिब्बती जीवनी में शाक्यों की वंशावली, कौशल, मगध, अवंती, कौशाम्बी तथा वृज्जी संघ का बुद्ध के जीवन के समकालीनों के रूप में उल्लेख है। वहीं देखिए तो इसकी ऐतिहासिकता के तौर पे हम देखें तो जो कौशाम्बी, मगध, अवंती, कौशल तथा वृज्जी संघ के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर शासक थे, उनके समकालीनों का उल्लेख कर इसमें ऐतिहासिकता का महत्व या छाप हमें देखने को मिलता है। अपने देहवासन के समय बुद्ध का चक्र परिवर्तन के रूप में सम्मान, गणमान्य भिक्षुओं के गुजर जाने तथा साथ संघ का पतन, कश्मीर में एक अन्य मत की स्थापना, विभिन्न मतों में विभाजन तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। इसी प्रकार हम देखें तो बुद्ध चरित्र में कश्मीर में अन्य मतों की स्थापना, बौद्ध धर्म का विभाजन और उसके जो कारण थे उसकी उत्पत्ति का वर्णन, जो बौद्ध के बाद के जो भिक्षु थे, महत्वपूर्ण भिक्षु, उनके गुजर जाने का उल्लेख, ये सब वर्णन मिलता है। महावस्तु और ललित विस्तार। वैसे ही बुद्ध जीवन देखें तो दूसरा ग्रंथ हम पढ़ते हैं महावस्तु तथा ललित विस्तार के रूप में। यह बुद्ध जीवन से संबंधित साहित्य है। महावस्तु का संबंध महासांघिक पंथ से है। महावस्तु का संबंध महासांघिक पंथ से है। इसकी तिथि 3री सदी CE में निर्धारित की गई है।
महावस्तु तथा ललित विस्तार जो है वह 3री सदी के आसपास लिखी गई है। इसको अंशतः मिश्रित संस्कृत में तथा अंशतः प्रकृति में लिखा गया है। यह जो महावस्तु और ललित विस्तार है यह मिश्रित संस्कृत तथा प्राकृत में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बताता है। महावस्तु और ललित विस्तार जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ बताता है। इसके बाद गौतम बुद्ध का वर्णन आता है। शाक्यों और कोलियों की उत्पत्ति के बाद बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके जन्म, गृह त्याग, बोधि प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, उनके अनुयायियों तथा लोगों का धर्म में शामिल होना और अंततः निर्वाण प्राप्त होने का वर्णन है। महावस्तु और ललित विस्तार में बुद्ध के पूर्व जन्म के घटनाओं का वर्णन है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जिक्र आता है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य, जैसे उनके जन्म, उनका गृह त्याग करना, बोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्त करना, धर्म चक्र परिवर्तन, उनका प्रथम उपदेश देना, उनके अनुयायियों तथा लोगों का उनके धर्म में शामिल होना, यह सब जिक्र आता है तथा उनके निर्माण प्राप्ति तक का वर्णन हमें महावस्तु तथा ललित विस्तार में मिलता है। इस विवरण के बीच में जातक जैसी नैतिक कहानियों को भरा गया है। ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन पर विचार किया गया है। ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन पर विचार किया गया है। बुद्ध को तुषित स्वर्ग से अवतरित बताया गया है। जो बुद्ध जो है सो इसमें ऐसा बताया गया है कि वह तुषित नामक स्वर्ग से आए थे। उनकी जीवन कथा निदान कथा के रूप में वर्णित की गई है। उनकी कथा जो है निदान कथा के रूप में वर्णित की गई है। धीरे धीरे इस समय तक ये जीवनियाँ प्रशंसापूर्ण जीवन चरित्रों में बदल रही थी। बुद्ध का ऐतिहासिक स्वरूप धूमिल पर रहा था। वह अब धर्म का साक्षात स्वरूप ग्रहण करने जा रहे थे। यह भी कहा जाने लगा कि बुद्ध अविनाशी हैं तथा उनका निर्माण घटित नहीं हुआ था। धीरे धीरे समय व्यतीत के साथ ही जो बुद्ध का ऐतिहासिक स्वरूप है वह परिवर्तित होता गया और यह जो है धर्म का स्वरूप ग्रहण, वह अब धीरे धीरे धर्म का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यह भी कहा जाने लगा कि बुद्ध जो हैं वो अविनाशी हैं, कभी मरते नहीं हैं और जो उनका निर्माण हुआ, ऐसी जो घटना हुई थी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, वे निर्माण प्राप्त नहीं करते हैं, उनका निर्माण घटित नहीं हुआ, ऐसा बताया जाने लगा। इसके अलावा जो अन्य उनकी कृति है, उनके जीवनियाँ हैं, उनमें हम पढ़ेंगे दिव्यवादन। संघ के श्रेष्ठ संरक्षणदाता के रूप में सम्राट अशोक के कृतियों को दिव्यवादन की रचना के कुछ खंडों में शामिल किया गया है। संघ के श्रेष्ठ संरक्षणदाता जो सम्राट अशोक था के कृतियों को दिव्यवादन की रचना के कुछ खंडों में शामिल किया गया है। उसके अशोक के द्वारा जो किए गए कुछ कार्य हैं शामिल किया गया है, जो एक तरह की ऐतिहासिक परंपरा की ओर उन्मुख नजर आता है, जिससे हमें दिव्यवादन की ऐतिहासिक सत्यता मजबूत होती हुई दिखती है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति अशोक के कार्यों का वर्णन मिलता है। इन खंडों में अशोक मौर्य, उसके पुत्र कुणाल तथा उसके छोटे भाई विताशोक के जीवन से जुड़े प्रसंगों को शामिल किया गया है। इन खंडों में क्रमशः अशोक का वादन, कुणाल वादन तथा वितोषों का वादन कहा गया है। इसकी तिथि लगभग 3री शताब्दी है सीई है, किंतु पुरानी मौखिक व लिखित रचनाओं पर इन कृतियों ने स्वयं को आधारित किया है। इतिहास का वर्णन करती है, जिसमें अशोक तथा उसके पुत्र से संबंधित कथाओं के बीच में बुद्ध के काल से उत्तर भारत में अस्तित्व में रहे बौद्ध संघ के वरिष्ठ भिक्षुओं का इतिहास भी शामिल किया गया है। अशोक को एक आदर्श तथा चक्रवर्ती राजा के रूप में पेश किया गया है। इस ग्रंथ की रचना उस समय हुई जब बौद्ध धर्म एक स्थानीय संप्रदाय से एक सुस्थापित धर्म में बदल रहा था। गंगा के मैदानों और मध्य भारत में इसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी। इसके शीघ्र बाद ही उत्तरी भारत धर्म का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य और पूर्वी एशिया में भी हुआ। रोमिला थापर मानती है कि यह आवश्यक था कि बौद्ध धर्म के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक परंपरा का सृजन किया जाए। अंततः संगीतियाँ तथा थेरावादी भिक्षुओं के संबंध में शब्द चित्रों को लेखबद्ध करने की शुरुआत हुई। इन विवरणों को किसी खास राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ जैसे अशोक के साथ जोड़कर यह परंपरा अधिक गंभीरता से लिए जाने का अवसर पा सकती थी।
जैसे जैसे बौद्ध धर्म नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा था और नव दीक्षितों को आकर्षित कर रहा था, चरित्र शैली का इस्तेमाल न केवल बुद्ध की ऐतिहासिकता स्थापित करने के लिए किया गया, जो वैसे ही पूर्व स्थापित हो चुकी थी, बल्कि संघ से जुड़ी घटनाओं की सत्यता को स्थापित करने के लिए भी किया गया। बुद्ध इस विमर्श के केंद्र में है, किंतु उनसे पूर्व की बुद्ध के एक अनुक्रम को भी स्थान दिया गया है, जो इन शिक्षाओं को प्राचीनता और वैधता प्रदान करने का प्रयास करता है। यानी इसमें बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए ऐसा बताया गया है और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को इस साहित्य में स्थान दिया गया है, जिससे बुद्ध की शिक्षाओं की प्राचीनता को वैधता प्राप्त होती है। बहरहाल जिस तरह से सावधानी पूर्वक स्रोतों का उल्लेख किया गया था, उसमें प्रामाणिकता के प्रति चिंता भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के कुछ आयाम जैसे प्रतित्य समुत्पाद पर निर्भर उत्पत्ति के विचार ने ऐतिहासिक व्याख्या की समझ को व्यापक बनाने में सहायता की। चूंकि कार्य कारण प्रकृति का नियम था, अतः दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह गई थी। कर्मों के माध्यम से कारण और कार्य की श्रृंखला अतीत की घटनाओं में क्यों और कैसे भी व्याख्या की प्रस्तुति हो रही थी। बौद्ध परंपरा में बुद्ध जीवनियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह एक नई शैली थी जो इस तथ्य पर बल देती है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इस प्रकार इतिहास का आह्वान किया जाता था। इस जीवनी में उत्पत्ति संबंधी मिथक, वंशावलियाँ आदि जो व्यक्ति विशेष पर अधिक केंद्रित थे, शामिल थे। यह दोनों प्रकार के ग्रंथ, इतिवृत्त तथा जीवनियाँ, महत्वपूर्ण रूप से एक समुदाय की पहचान सृजित करती है, और यह पहचान इस पर निर्भर करती है कि इतिहास को किस